अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। रवा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पै दर पै 2 फैसलों के बाद आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का महफूज करदा फैसला सामने आने के बाद हुकूमत की मुश्किलात मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इदारों पर तनकीद कर रही थी, फैसलों को मुतनाज़ बना रही थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नून लीग की बी टीम कहने के साथ साथ उनके खिलाफ रेफरेंस लाने का इंदिया दे रही थी, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुनहरिफ अराकीन से मुताल्लिक फैसला आने के बाद इस फैसले पर खुशियां मना रही है। जबकि हुकूमत की जानिब से इलेक्शन पाकिस्तान से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला भी इसी रफ्तार से सुनाने का मुतालबा किया जा रहा है। जो उन्होंने फैसला दिया है वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, लेकिन मेरे भाई मुझे ये बताओ, जब वोट डाले जा चुके, उनकी गिनती हो चुकी, तो वो या तो यही कह सकते थे ना कि ये वोट इन्होंने डाले ही नहीं। अगर वोट डाले ही नहीं तो फिर भी हमजा शहबाज जो है चीफ मिनिस्टर नहीं। ये जो फैसला आया है 25 अराकीन की डी सीट का, इस फैसले के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की जो पंजाब में हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज साहब हैं, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुतालबा हमारा भी है इलेक्शन कमीशन से कि ये फैसला तो आ गया 1 महीने में, एक वो फैसला जो फॉरेन फंडिंग का फैसला है, जो 8 साल से जेरे इल्तवा है, क्योंकि 4 साल जो मुल्क पर मुसल्लत जमात रही, जो वजीर आजम रहा, वो उस फॉरेन फंडिंग के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा। तो वो जो 8 साल से फैसला डिले हो रहा है, वो किसके दबाव पे हो रहा है? अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तहरीरी फैसला ये बता रहा है कि 25 मुनहरिफ अराकीन को डी सीट करार दिया गया है। और अगर इस तहरीरी फैसले को देखा जाए तो ये एज्यूम भी किया जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुछ ऐसा ही फैसला सुनाएगा, क्योंकि पंजाब के अंदर तो सिचुएशन बड़ी ऑब्वियस थी। गो के इस फैसले को कंटेस्ट किया गया जो मुनहरिफ अराकीन है उनके वकला की जानिब से, और वाज़े तौर पर यह कहा गया क्योंकि पार्लिमानी पार्टी की तरफ से कोई हिदायत नहीं थी। और इस सूरत हाल में वाज़े होता है कि अगर पार्लिमानी बोर्ड को डायरेक्शंस दे कि आपने चौधरी परवेज़ इलाही को वोट कास्ट नहीं करना है, वोट पोल नहीं करना है, तो इस सिचुएशन में तो बिल्कुल डी सीट हो सकते थे। लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हमें कोई पार्लिमानी बोर्ड की तरफ से ना कोई एडवाइजरी थी, ना कोई डायरेक्शन थी, और हमने अपनी विल के ऊपर वोट दिया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से डी सीट करार दिया जाना ये फैसला कोई बेहतर फैसला नहीं है। अब जो मुनहरिफ लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, सरे दस्त तो एक राय आ रही है कि इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कंटेस्ट किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाए, क्योंकि राइट टू अपील तो इन लोगों के पास है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो आर्टिकल 63A से मुताल्लिक ऑलरेडी ये कह चुका है, 63A से मुताल्लिक उनकी तरफ से एक डायरेक्शन सामने आ चुकी है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अगर तहरीरी फैसले को तफसील से देखा जाए तो इस फैसले के मुताबिक अराकीन ने वज़ीर आला के इंतखाब में मुखालिफ जमात के उम्मीदवार को वोट दिया है। मुखालिफ उम्मीदवार को वोट डालने से इनहराफ साबित हो गया है। इलेक्शन कमीशन मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ डिक्लेरेशन को मंजूर करता है। इस फैसले में कहा गया है कि मुनहरिफ अराकीन की पंजाब असम्बली की रुकनीत खत्म की जा रही है। इन अराकीन की नशस्तें अब खाली हो चुकी हैं। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन 25 मुनहरिफ अराकीन के डी सीट होने का नोटिफिकेशन जल्द जारी करेगा। तहरीक इंसाफ 5 नशस्तों पर अराकीन नामजद करने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिखेगी। इलेक्शन कमीशन नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का ऐलान करेगा, जबकि मुनहरिफ अराकीन के डी सीट होने से खाली होने वाली 20 जनरल नशस्तों पर 2 माह में इलेक्शन करवाए जाएंगे। इस फैसले के बाद सवालों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया है। सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद वज़ीर आला पंजाब का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या अक्सरियत खोने के बाद हमजा शहबाज के पास वज़ारत आला के मनसब पर रहने का कोई अखलाकी जवाज़ मौजूद है? अब नया वज़ीर आला अगर आना है तो इसका प्रोसेस कैसे इनिशिएट होगा, कौन करेगा, कब और कैसे किया जाएगा? क्या मामला 16 अप्रैल की पोजीशन पर वापस आ गया है? क्या रन ऑफ इलेक्शन होगा? ये रन ऑफ इलेक्शन क्या है? रन ऑफ इलेक्शन के मुताबिक पहले मरहले में जब कोई भी उम्मीदवार 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं कर सकता, जैसा कि इस केस में है, कोई भी 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगा, तो दूसरे मरहले में सादा अक्सरियत की बुनियाद पर वज़ीर आला का इंतखाब किया जाएगा। यानी जो मेजॉरिटी लेगा वो वज़ीर आला के लिए जो है वो फतह याब करार पाएगा। यानी इस सूरत हाल में जब किसी के पास भी 2/3 मेजॉरिटी नहीं होगी तो जिसके पास ज़्यादा मेजॉरिटी होगी वो वज़ीर आला बन जाएगा। मगर सवाल तो ये भी है कि इस अमल का आगाज़ कैसे होगा? जब सूबे में गवर्नर ही मौजूद नहीं है तो फिर क्या सदर ममलिकत जल्द अज जल्द गवर्नर की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करेंगे? क्योंकि बलीगुर रहमान साहब से मुताल्लिक जो है प्राइम मिनिस्टर की एक एडवाइस उस पर मौजूद है, उस पर सदर ममलिकत को फौरी तौर पर डिसीजन लेना है। और सबसे अहम सवाल यह है कि अगर इलेक्शन दोबारा होता है तो फिर वज़ीर आला कौन होगा? मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों पंजाब असम्बली में अक्सरियत के नहीं है, लेकिन पंजाब असम्बली के ईवान का अगर जायजा लिया जाए, अगर नंबर गेम देखी जाए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 मेंबरान के डी सीट होने के बाद पीटीआई के पास 158 मेंबरान रह जाएंगे, जबकि उसकी इत्तेहादी काफ लीग के पास मेंबरान की तादाद 10 है। यूँ दोनों इत्तेहादियों के मेंबरान की तादाद मिलाकर 168 बनती है।
जबकि मुस्लिम लीग नून को अब भी 172 एमपीएस की हिमायत हासिल है, जिनमें मुस्लिम लीग नून के 60, पीपल्स पार्टी के 7 एमपीएस, अहमद अली औलख, बिलाल वड़ाइच, कासिम लंगा, जुगनू मोहसिन, माविया आजम, तारिक शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद हमजा शहबाज को दोबारा एतमाद का वोट लेना होगा। ये सब कैसे मुमकिन होगा, ये प्रोसेस कैसे चलेगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले डी सीट होने वाले साबिक मेंबरान सूबाई अस्म्बली इस वक्त क्या सोच रहे हैं। हमारे साथ उस्मा कारदार साहिबा भी मौजूद होंगी, लेकिन सलमान नईम साहब ने इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया, जरा उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान नईम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो डिसीजन सामने आया है, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा ही होगा? जी बिल्कुल, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसकी वजह ये है कि जहाँ पर ये कानून ये कहता है कि आप अगर अपनी पार्टी से हट के किसी और पार्टी को वोट देंगे तो आपको डी सीट कर दिया जाएगा। उसी कानून में ये लिखा है कि पार्टी को डायरेक्शंस देनी होंगी, उसका एक पूरा प्रोसीजर है जिसको अडॉप्ट करना पड़ता है पार्टी को। उसको अडॉप्ट नहीं किया गया। हमने इलेक्शन कमीशन में ये उनके सामने ये दरख्वास्त की कि जो है वो इन्होंने हमसे वोट की डायरेक्शन नहीं दी जो कि कानून कहता है। तो उसको इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले के अंदर मेंशन भी किया है कि हमारे पास जो है वो इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में ये लिखा है कि हमें इस चीज़ का पता है कि प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, उसके बावजूद हम इसे डी सीट कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी अपील में जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो मुझे बड़ा यानी मैं पिछले 3-4 साल से केस ही लड़ रहा हूँ जब से मैं इलेक्शन जीता हूँ, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इसको स्टे दे देगी। लेकिन सलमान साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो ऑलरेडी 63A की तशरीह कर चुका है, जिसमें वाज़ेह है कि अगर आप पार्टी डायरेक्शन से इनराफ करते हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये नहीं कह रही होगी कि आप हमजा शहबाज को वोट पोल करें। तो सुप्रीम कोर्ट के 63A की तशरीह का फैसला सामने आने के बाद जो उनकी खासतौर पर राय है, आपको लगता है कि फिर भी सुप्रीम कोर्ट से कोई ना कोई आपको रिलीफ मिलेगा? जी, उसकी दो वजूहत हैं। एक तो आपने खुद अपने सवाल में ये बात की कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि पार्टी डायरेक्शन की जो है ना आपने उसको फॉलो करना है, नॉट पार्टी पॉलिसी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो एक एक लफ्ज है उसका मतलब है, यानी पार्टी पॉलिसी का मतलब है जो अगर टीवी पे आ गया और इमरान खान साहब ने कह दिया कि आपने हाजी साहब को, सॉरी परवेज लाई साहब को जो है ना वो वोट देना है, लेकिन पार्टी डायरेक्शन पर जो है ना वो जनाब आपने अमल दरामद करना है, जबकि हमें तो पार्टी डायरेक्शन मिली नहीं। और सेकंड थिंग इज कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो केपीके के लोकल बॉडीज का एक फैसला उन्होंने चैलेंज किया था किसी ने सुप्रीम कोर्ट में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जब एक पार्टी इलेक्शन से बाइकआउट करके हाउस को छोड़ जाती है तो उसके मेंबर्स को हम अगर उसके मेंबर दूसरी पार्टी को वोट कर देते हैं तो वो पार्टी से इनहराफ नहीं गिना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अच्छा सलमान साहब, इस पॉइंट के ऊपर तो जिरा हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जो आपके लॉयर थे उन्होंने ये नुक्ता रखा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये सुनने के बाद फैसला किया है जिसमें ये पॉइंट भी सामने आया था। जी बिल्कुल, ये नुक्ता रखा और इलेक्शन कमीशन के फैसले में ये एडमिट किया गया है कि उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। उसके बावजूद अगर ये फैसला किया गया तो मुझे इस पर हैरानगी है और हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें रिलीफ मिलेगा। और सेकंड थिंग इज कि हम लोग 25 में से 12 लोग आज़ाद अरकान थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को हरा के आए हुए थे। अगर आप स्पेसिफिकली मेरा देखें, मैंने पीटीआई के वाइस चेयरमैन जी आपने हराने के बाद पीटीआई ज्वाइन की थी, बिल्कुल आपने शाहमूद कुरैशी साहब को इलेक्शन हराने के बाद पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। यानी जब आपने पार्टी पॉलिसी, ऑब्वियसली जिस वक्त आपने वोट दिया है तो पार्टी पॉलिसी से इनराफ करते हुए वोट दिया, आप पीटीआई का हिस्सा थे, बीइंग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तो नहीं दिया सलमान साहब। आप ये भी तो देखें ना रेहान भाई कि जब मैंने पीटीआई को ज्वाइन किया तो उसके 10 दिन बाद पीटीआई ने मुझ पे केस कर दिया जो 3 साल चलता रहा। यानी ये कौन सी पार्टी पॉलिसी है, ये कौन सा डिसिप्लिन है कि वो सिर्फ मुझ पे लागू होता है और इमरान खान पे लागू नहीं होता। इमरान खान सारे इन डिसिप्लिन से जो है ना वो मुबर्रा है, इस तरह तो नहीं हो सकता ना। अच्छा सलमान साहब देखिए, पर जो मैंने किया मैं उस पर मुतमईन हूँ। ठीक, अच्छा ये देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का इरादा रखते हो और आपको उम्मीद है कि वहां से कोई रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन एज फार एज दिस डिसीजन इज कंसर्न तो आपको इस बात का अंदाजा है कि ये सिर्फ फॉर अ टर्म डी सीट नहीं बल्कि ताहयात नाहली भी हो सकती है, चाहे जाए कि पार्लियामेंट के अंदर कोई कानून साजी नहीं होती। देखें, ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है अपनी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के जवाब में कि इसमें कोई इसकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ ये डी सीट होगा। और कल को अगर फर्ज करें कि पार्लियामेंट इसमें कानून साजी करती है और लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन भी करती है तो वो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अगले उस केसेस पे होगी। नहीं, लेकिन अगले केस अगर देखिए
ये रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है, इस हवाले से एक बहस ज़रूर है, लेकिन अभी तक यही दिखाई दे रहा है कि खासतौर पे ये जो मामला हुआ है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, ये इसके अंदर भी एप्लीकेबल होगा। जी देखिए, अब और particularly इसलिए बात नहीं कर सकते कि पार्लियामेंट क्या करेगी, क्या कानून साजी होगी, उसके बाद क्या होगा। मैं तो अभी तक की बात कर सकता हूँ, जो अभी तक हुआ है उसमें मैं आपको जवाब दे। बहुत शुक्रिया। सलमान नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनर्रिफ रहनुमा और साबिक मेंबर सूबाई असम्बली। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग भी डी-सीट हुए हैं जो जनरल नशस्तों पर मुंतखब होकर नहीं आए थे, बल्कि मखसूस नशस्तों पर आए थे। उज़्मा कारदार साहिबा भी उन्हीं केसेस में से एक है। उज़्मा कारदार साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया उज़्मा कारदार साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि कोई शर्मिंदगी हो रही है आपको अपने फैसले पर कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डिविएट किया, उसके बाद हमजा शहबाज को वोट कास्ट किया और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला आपको भुगतना पड़ रहा है? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। रेहान, शर्मिंदगी तो पीटीआई को होनी चाहिए ना, क्योंकि देखें पार्टी तो अभी शुरू हुई है। मैंने तो पार्टी को नहीं छोड़ा। मुझे लगता है कि जो पार्टी शुरू हुई थी वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। नहीं, कोई नहीं खत्म हुई, अभी तो शुरू हुई है। अभी आगे देखें क्या होता है। देखें, मेरे से तो कोई ना पीटीआई गिला कर सकता है ना इमरान खान गिला कर सकते हैं। आप सबके सामने जो 2 साल पहले हुआ था, मुझे तो इन्होंने खुद निकाला था बड़े धूम धड़के से, बड़ी जनाब सोशल मीडिया पे वायरल करके मेरे नोटिफिकेशन एक्सपल्शन के। पहले आपको पता है वो एरी गैरी सी स्कैड थी बेचारी जो लाहौर पंजाब की, उन्होंने मुझे साहब आपका तो शुक्रिया अदा कर रही होगी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो इसलिए कि आप कोई जनरल नशस्त के ऊपर इलेक्ट होकर नहीं आई थी, आपको पीटीआई ने नशस्त दी थी, ऐसा ही है? आप मखसूस नशस्त के ऊपर आई थी। देखिए, मैं मखसूस नशस्त पे आना नहीं चाहती थी, मैंने अप्लाई जनरल सीट के लिए किया था। लेकिन पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए जब उन्होंने कहा कि जी आप प्लीज आप ले लें वापस, हम आपको अकोमोडेट और तरीके से करेंगे, अकोमोडेट हो गई, आप मखसूस नशस्त पे आई। लेकिन वो अकोमोडेट भी अगर हम हुए तो 10 साल की काविश, खून पसीना और स्ट्रगल में खान साहब का साथ देना, मैं जो आपको आम प्लेट पे रख के कोई आपको रिजर्व सीट मैं जो कहना चाह रहा हूं, मेरा सवाल सुन लेना। अब आप आई मखसूस नशस्त पे, अब आपकी नशस्त पे इलेक्शन नहीं होना, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी कैंडिडेट को नॉमिनेट कर देना है, यानी आपकी तो छुट्टी हो गई। आपने तो एमपीए की नशस्त, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर की हैसियत से फारिग हुई, उसके बाद बतौर एमपीए असम्बली से बाहर आ गई हैं, और उसके बाद सीट भी मिल रही है या नहीं मिल रही ये तो कोई पता नहीं, क्योंकि इलेक्शन में तो जाना नहीं। पहले आप तो रेहान, चूंकि शायद आपने पढ़ी नहीं हुई कॉन्स्टिट्यूशन, मैं तो परवेज़ इलाही साहब की अकल पे हैरान हो रही हूँ कि वो किस तरह से कह रहे हैं कि हम और ख़वातीन को ला रहे हैं। देखें, 25 लोग गए हैं ना, इसमें से 20 इलेक्टेड थे जी, और 5 जो है वो सिलेक्टेड थे। जब 20 इलेक्टेड ख़त्म हो गए, 4.5 MPs में एक रिजर्व खातून आती है, ठीक, तो जब आपके 20 कम हो गए तो आपकी कितनी 4 सीटें गई कि नहीं? ठीक, गई कि नहीं? नहीं, पाकिस्तान तो फिर आप कहाँ से और ला रहे हैं? देखिए, फिर आप कहाँ से और ला रहे हैं? वो इसलिए लेकर आएंगे कि ऑब्वियसली आपने इलेक्शंस कराने इसके ऊपर, ऑब्वियसली इसके ऊपर इलेक्शन होगा, तो इलेक्शन, और इलेक्शन में तो आप नहीं जाएंगी। जब इलेक्शन होगा, जब कोई जीत के आएगा, फिर देखी जाएगी। मैं तो अभी तो कोई भी आ सकता है ना। एंड व्हाट अबाउट योर पॉलिटिकल फ्यूचर? क्या आपके साथ कोई कमिटमेंट हुई है कि आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा, पहले भी उस रब ने इज्जत दी थी, अभी भी अगर वो चाहेगा कि हम कौम की खिदमत करें, अभी भी वो जरूर मौका देगा। और अगर ये फॉर अ टर्म डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है, देन व्हाट? ये किसने कह दिया आपको? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आर्टिकल 63A की तशरीह है, उसके अंदर तो पार्लियामेंट के ऊपर है कि उन्होंने कानून साजी करनी है, लेकिन जब तक कानून साजी नहीं होती करनी है, अभी तो कानून साजी नहीं हुई, तो फॉर अ टर्म भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं। वो तो देखें, जो चीज हो गई फिनिश। अब आगे जो कानून साजी होगी, आगे जो असेंबलियां आएंगी, उसमें क्या कानून साजी होती है, क्या पार्लियामेंट डिसाइड करती है, वो तब देखा जाएगा। तो इसका मतलब है दिस इज समथिंग हैंगिंग इन द एयर। ऑफ कोर्स, ये तो भी फाइनलाइज नहीं है कि फॉर अ टर्म आप डी सीट होती है, ये एडवाइजरी, ताहयात नहीं हो जाती है। इट वाज एन एडवाइजरी कैपेसिटी थी ना, चाहे जाए कि कोई कानून साजी नहीं होती, हो ही नहीं अभी कुछ भी। तो कानून साजी होगी तो फिर आप इसको महदूद कर सकेंगे, लेकिन अभी तो आप ताहयात भी नाअहल हो सकती हैं जी, अभी ताहयात भी नाअहल हो सकती हैं। उसके बाद हो सकते हैं भाई, ऑब्वियसली अभी ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है ही नहीं ना, तो फिर कैसे हो सकते हैं? यही तो आपसे कह रहे हैं, तो यही तो मैं कह रही हूं आपको, आप ताहयात नाअहल भी हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस पे तो कोई डायरेक्शन नहीं है, ना ही पार्लियामेंट की अभी तक है इस पे कोई कानून साजी। तो फिर आप अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को लेकर परेशान हैं? नहीं, मकसद है आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखें, हमारे पे कोई ऐसी कतगन नहीं है, ठीक है,
हम सिर्फ, और मैं तो जजमेंट पढ़ रही थी, देखें जजमेंट भी नहीं, डिसीजन इलेक्शन कमीशन की, देखें हम तो इदारों की बहुत इज्जत करते हैं kind of और judgment जो ही है ना। इलेक्शन कमीशन की चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी मेरे तो दिल में बहुत इज्जत है, ठीक है, जो भी उन्होंने फैसला किया है। अगर आप मुझसे पूछें, कल आपने शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी जी आपने इमरान खान साहब के जलसे सुने? जी बिल्कुल सुने। उसमें इन्होंने क्या कहा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है हमें उस पर एतमाद नहीं, वो रिज़ाइन करके घर चले जाएं, हम उनके अंडर इलेक्शन नहीं करवाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। फिर इसी तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए मायूसी हो गई, 12 बजे खुल गए, ज़िंदगी भर हम नहीं भूलेंगे, ये नहीं, हत्ता कि चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि जी आप ये इस तरह के मेहरबानी करके जो है जुमले जलसों में ना इस्तेमाल करें, अगर आपको नहीं हमसे इंसाफ चाहिए तो फिर आप रहने दें, हम किसी और को बिठा देंगे आपको इंसाफ देने के लिए यहाँ। लेकिन उनकी मज़ाहमत फ्रूटफुल तो हो रही है उनके लिए। मेरे ख्याल में ये जो प्रेशर इन्होंने डालने की कोशिश की है, जाहिर है सब इंसान होते हैं, उन्होंने मेरे ख्याल में शायद शायद सोचा होगा कि चलो ठीक है, ये अगर इनको हम डी सीट कर देंगे तो इमरान खान साहब चुप करके बैठ जाएंगे और कोई मसला नहीं होगा, या जो आई डोंट नो, बट यू सी द थिंग इज कि वी आर गोइंग टू चैलेंज इट। हमने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है क्योंकि हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन ने, आईन ने हक दिया है। नहीं बिल्कुल ठीक है, ये राइट टू अपील आपके पास है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आप रेहान अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को खुद रिप्रेजेंट करूंगी वहां पे लॉयर्स के साथ खड़ी होके, क्योंकि मेरा केस मैंने पढ़ा है, वो तो मेरा तो केस अजीब। आपको पता है क्या लिखा है इलेक्शन कमीशन ने अपने जो डिसीजन दिया है? मेरे 2 लेटर्स थे जिसमें इन्होंने मुझे पार्टी से निकाल दिया था। उन्होंने लिखा है इलेक्शन कमीशन ने कि जी वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं साथ, भाई लगे हुए हैं, और मैं सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊंगी साथ। फिर उन्होंने कहा कि जी वो जो पिटिशनर है, यानी कि जो इमरान खान, उन्होंने इसकी तस्दीक नहीं की। भाई तस्दीक का क्या मतलब है? आप मुझे इसलिए नहीं हटा सके थे सीट से क्योंकि मेरा दिफा किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि मैं 63A की कोई क्लॉज नहीं थी, आप ये कह रही हैं कि जिस वक्त आपने जिसको मैंने तोड़ा हो, आपने हमजा शहबाज को वोट कास्ट किया तो यू आर नॉट पार्ट ऑफ पीटीआई। मैं तो वैसे ही नहीं थी पार्ट ऑफ पीटीआई, इन्होंने निकाल दिया था मुझे पार्टी से। आपको याद नहीं है? मुझे बिल्कुल याद है, लेकिन तो मॉरली क्या बात कर रहे हैं? मॉरली आप एमपी रह सकती थी। आप चाहते हैं कि मैं जुल्म के सामने घुटने टेक देती? आपने कॉन्स्टिट्यूशन, मैं जुल्म के सामने घुटने टेक देती? मेरे ऊपर हुआ था जुल्म और ज्यादती, तो मैं घुटने टेक देती जुल्म के, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन मेरे पीछे खड़ा था। लेकिन सीट तो आपकी पार्टी की अता करता थी ना। आपको जनरल नशिस्त पे तो नहीं आई थी। नो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब उन्होंने मुझे निकाल दिया, उन्होंने मुझे पार्लिमानी पार्टी से निकाल दिया, उन्होंने तो फिर आपके पास एमपी रहने का जवाब भी नहीं था। उनका तो जवाब ही नहीं था। नहीं, आपके पास एमपी रहने का भी जवाब नहीं था ना। बिल्कुल था। मुझे मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया, तुम इस सीट पे बैठी रहो, और इसीलिए मैं 2 साल बैठी रही, और ये मुझे मेरा बाल बीका नहीं कर सके। आपको लगता है कि इन्हीं लाइंस पे सुप्रीम कोर्ट से आपको रिलीफ मिलेगा? मैं इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ खुद बजाते खुद पर्सनली जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा के अपना सारा केस उनको सुना के इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह ताला जरूर इंसाफ दिलवाएंगे सुप्रीम कोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। उज़्मा कारदार साहब हमारे साथ मौजूद थी। अहमद बुफ साहब सरबराह पिलडाट सीनियर कॉलमिस्ट एनालिस्ट उन्होंने ज्वाइन किया। जरा लीगली ये सारा मामला होगा कैसे, बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, सवालात बहुत सारे हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। अहमद बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये जो डिसीजन आया है उसके बाद बहुत सारे सवालात सर उठा रहे हैं। अगर हमजा शहबाज जो है वो वज़ीर आला नहीं रहते तो फिर वज़ीर आला के इंतखाब के लिए रन ऑफ इलेक्शन होगा, अगर होगा तो कैसे होगा, कौन कराएगा, इस हवाले से क्या कहेंगे अहमद बिलाल साहब? नहीं, देखिए क्राइसिस सिचुएशन तो बरकरार रहेगी, क्योंकि जो बुनियादी दोनों पार्टियों के दरमियान एक पोलराइजेशन की कैफियत है वो तो अपनी जगह शिद्दत से मौजूद है, लेकिन कम अज़ कम ये है कि कुछ इदारों का एतमाद लोगों की नज़रों में मेरे ख्याल में बढ़ जाएगा आज के फैसले के बाद। कि इससे पहले जो कौमी असम्बली के मेंबर्स का फ़ैसला आया वो मुख्तलिफ था जो इस सूबाई असम्बली के मेंबर्स का आया, और तकरीबन ये जो आपकी नेचुरल लॉजिक है वो भी यही कहती थी, क्योंकि इस केस में उन्होंने वोट दे दिए थे, उस केस में तो उन्होंने किसी ने वोट भी नहीं दिए थे, तो इसलिए मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक तो ये फ़ैसला मुतवक्को था। लेकिन जो टेक्निकलिटीज़ थी चंद, वो टेक्निकलिटीज़ के बारे में एक ख्याल ये था कि उसको कितनी अहमियत देगा इलेक्शन कमीशन, यानी ये कि ये जो डायरेक्शन वोट देने की है ये
पार्टी के हेड की तरफ से आई है, लेकिन पार्लिमानी पार्टी की तरफ से नहीं आई है, तो इस बात की कितनी अहमियत होगी। उनके इल्म में था कि पार्टी क्या चाहती है, लिहाजा अगर पार्लिमानी पार्टी ने कोई फॉर्मल इन राइटिंग उनको डायरेक्शन नहीं भी जारी की थी, यानी इस कानूनी नुक्ते को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खातिर में नहीं लाया और इनको डी सीट करार दे दिया। अब होगा क्या सर? क्या रन ऑफ इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा? मामला 16 अप्रैल की पोजीशन पर वापस आ जाएंगे? मतलब अगर दूसरे फेज में होना है तो पहला फेज समझा जाए कि हो चुका और अब सेकंड फेज की तरफ जाया जाएगा? मेरा ख्याल तो यही है कि वो जहाँ पे उस दिन रुकी थी, यानी उस दिन इलेक्शन हो गया था पहले राउंड का, अब वो पहले राउंड के अंदर जो 197 वोट उन्होंने लिए थे उसमें से 25 माइनस हो जाएंगे, तो पहला राउंड मेरे ख्याल में तस्वुर किया जाएगा कि वो मुकम्मल हो गया है, लेकिन उसमें हमजा शहबाज साहब ने 197 वोट नहीं लिए बल्कि 197 माइनस 25 वोट लिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब उनके पास वो मेजॉरिटी जो चाहिए थी वो अब इलेक्ट नहीं हुए, तो उसके लिए फिर आर्टिकल 130 के मुताबिक सेकंड राउंड होगा। और सेकंड राउंड में आपको प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स की अक्सरियत चाहिए होगी, तो अब वो सेकंड राउंड वहाँ पे कन्वीन होगा, यानी वहाँ पे इजलास होगा, इजलास के अंदर सेकंड राउंड होगा। लेकिन बिलाल साहब, इजलास बुलाने के लिए भी तो गवर्नर की तरफ से कहा जाएगा और गवर्नर इस वक्त मौजूद नहीं है। सदर पाकिस्तान के पास समरी ज़रूर मौजूद है, बलीगुल रहमान साहब से मुतालिक एडवाइस है प्राइम मिनिस्टर की, लेकिन अभी तक उस पर भी अप्रूवल नहीं मिल रहा है। तो क्या 25 दिन का इंतजार किया जाएगा? वो जो टाइम फ्रेम होता है उसके बाद ही ये सब कुछ होगा? मुझे अब ठीक से थोड़ा सा याद नहीं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये इजलास को स्पीकर बुलाते हैं। लेकिन स्पीकर के खिलाफ तो सर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मौजूद है। हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। स्पीकर जो है वो तो स्पीकर साहब तो खैर कैंडिडेट हैं, वो कैंडिडेट भी हैं। फिर डिप्टी स्पीकर की बारी आएगी या फिर पैनल ऑफ चेयरमैन होगा। स्पीकर करेंगे प्रिजाइड और डिप्टी स्पीकर इजलास बुलाएंगे, और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, लेकिन वो सिर्फ उस इजलास की सदारत नहीं कर सकते जिनमें उनका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिस्कस हो रहा हो। सर कॉन्स्टिट्यूशनली हमारी दानिश में यहाँ गवर्नर को इजलास बुलाना है, यानी गवर्नर इजलास बुला सकता है, या फिर गवर्नर जो है वो हमजा शहबाज शरीफ साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कह सकते हैं। तो क्या यहाँ पर एतमाद का वोट लेने का भी कहा जा सकता है? नहीं, एतमाद का वोट लेने की बात तो सिर्फ गवर्नर कर सकते हैं, ये सही है, लेकिन ये जो इजलास बुलाने की है वो मैं इस वक्त यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के सिलसिले में जो इजलास बुलाया जाता है वो स्पीकर ही बुलाते हैं। अच्छा, इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है सर, जो डी सीट हुए हैं उनमें यकीनन मखसूस नशिस्तों वाले जो अरकान सूबाई असम्बली हैं वो भी हैं, और 5 लोग ऐसे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यानी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों पर थे। तो इस हवाले से अब क्या डिसाइड होगा? ये PTI ही नॉमिनेट करेगी अपने नए लोगों को मखसूस नशिस्तों पर? जी हाँ, वो जिस पार्टी के लोग हैं वही पार्टी उनके पास लिस्ट मौजूद है, और अगर वो लिस्ट में नाम एग्जॉस्ट नहीं हुए तो उसी लिस्ट में से ऑटोमेटिकली वो लोग 5 उसके अंदर वापस आ जाएंगे असेंबली के अंदर। लेकिन अगर वो नाम एग्जॉस्ट हो गए हैं तो पार्टी को फिर दोबारा मौका मिलेगा कि वो नए नाम दे दे। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये मौका है तो वो तो नंबर गेम के अंदर अपनी पोजीशन तगड़ी कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। हाँ, बेहतर बना सकते हैं, लेकिन उनके पास भी वाज़ेह अक्सरियत तो फिर भी नहीं होगी। सर इस वक्त सिचुएशन ये है कि 168 का जो नंबर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, और कहा यह जा रहा है कि नून लीग के भी 4 अरकान सूबाई असम्बली जो है वो भी डावाडोल है, यानी वो PTI से भी हाथ मिला सकते हैं। अगर वो भी आ जाएंगे तो 172 हो जाएगी। और जहां तक सवाल है इन 5 लोगों का जो मखसूस नशिस्तों पर है, और उनको भी शामिल कर लिया जाए तो 177 का नंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अटेन कर सकती है। जी कर सकती है, और PMLN भी कर सकती है, इसलिए ये बड़ा थोड़ा सा फ़र्क होगा। तो अब देखना ये होगा कि वो आज़ाद मेंबर्स को और वो जो उनके मेंबर्स नाराज़ हैं उनको कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि जो नाराज़ हो गए हैं वो अब पार्टी की डायरेक्शन के बगैर अलावा कुछ करेंगे तो वो भी डी सीट हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। वी हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। हुकूमत मुश्किल फैसलों से गुरेजा क्यों दिखाई दे रही है, इस पर बात करेंगे इस पर।
इस साल तक 80% उन कर्जों में इजाफा हुआ इन 3.5 सालों में। उस लाडली हुकूमत को और उस लाडले को हमारा जो मुक़्तदर इदारा है उसने वो सपोर्ट दी उन 3.5-4 सालों में कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ना किसी को मिली ना आइंदा किसी को मिलेगी। जो सपोर्ट इस लाडले को मिली थी, अगर हमारी किसी हुकूमत को इसका 30% मिला होता तो पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से, मैं बड़ा नहीं बोल रहा, इंतहाई आजिज़ से अर्ज कर रहा हूं कि पाकिस्तान इस तरह रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होता। बिल्कुल ये आज हकीकत है कि जो मुल्क के हालात हैं तशवीशनाक, माशी हालात तशवीशनाक हैं, इनके लिए आपको मुश्किल फैसले करने होंगे। उन फैसलों की एक सियासी कीमत है, वो सियासी कीमत इस कोलिशन को या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अकेले अदा नहीं करनी। इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर इकट्ठे हों। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और साबिक वज़ीर आज़म के स्टेटमेंट से ये दिखाई दे रहा है कि हुकूमत को रिक्वायर्ड सपोर्ट मैसर नहीं है, और रिक्वायर्ड सपोर्ट ना मिलने की वजह से वो गिले शिकवे भी कर रहे हैं, पब्लिकली कर रहे हैं, और हर आने वाले दिन के साथ वो स्पेस कम पड़ती जा रही है। तो हुकूमत करना कितना आसान होगा, कितना मुश्किल है, इस पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मोहसिन बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मोहसिन बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बैक टू बैक 2 डिसीजन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला, क्या मुल्क की सियासत को रिवर्स गियर लग गया? मेरे ख्याल में रिवर्स गियर तो पाकिस्तान को बहुत अरसे से लगा हुआ है, और अब हम इस स्टेज पे हैं एज ए कंट्री जहां इस मुल्क की सालमियत और इस मुल्क के सर्वाइवल का इशू है। इलेक्शन कमीशन का डिसीजन तो मैं समझता हूं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ जो इलेक्शन कमीशन और आइन के तहत था, उसके तहत ये लोग डी-सीट हुए हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो नोटिस लिया और जिसके ऊपर जो भी ऑब्जर्वेशंस उन्होंने कल दी और जो बैन लगाया पोस्टिंग ट्रांसफर्स पे, वो मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी को थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए हायर जुडिशरी को ऐसे डिसीजन देते हुए जहाँ पे एग्जीक्यूटिव की पावर्स को अंडरमाइन किया जाए। वो कोई भी गवर्नमेंट हो, उसको अपने फंक्शंस को, एग्जीक्यूटिव्स को काम करने देना चाहिए। जहाँ तक ऑब्जर्वेशंस थी कि जी आपने अपने केसेस को लिया, तो आप पहले देख लीजिए पोस्टिंग ट्रांसफर पिछले जो टेन्योर खान साहब का गुजरा है उसमें 6 IG बदल गए, सेक्रेटरीज बदल रहे हैं, रोज चीफ सेक्रेटरी रोज बदल रहे हैं। तो वो तासर ये मिलता है अवाम में कि शायद आप वन साइडेड होकर फैसला कर रहे हैं। तो वेग साहब, कार्य सरकार अगर नहीं चल पाएंगे, एग्जीक्यूटिव के हाथ बंधे हुए होंगे, तो फिर हुकूमती उमूर आपको चलते हुए या हुकूमत चलती हुई दिखाई दे रही है आने वाले दिनों में? देखिए, इस वक्त जो हमारी इकोनॉमिक्स कंडीशन है, हमारे यहाँ जो क्राइसिस है इकोनॉमी का, उसके तहत तो मुल्क सरवाइव करता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, एक बात मैं क्लियर कर दूं, कोई भी मुल्क दुनिया का मुल्क तो रहता है, लेकिन उसमें जो लिविंग कंडीशंस होती है रहने के काबिल नहीं रहता। बेग साहब, आप बड़े रिसोर्सफुल हैं, आपके पास तो मालूमात होंगी, ये यकायक हुआ क्या है जो सारा नक्शा तब्दील दिखाई दे रहा है? क्या हुकूमत के साथ कोई वादा खिलाफी हुई है? देखिए, मुझे वादा खिलाफी का तो पता नहीं है, लेकिन बेसिकली ये हुकूमत चेंज हुई एक जमहूरी तरीके से, और जो प्रीवियस सिटिंग गवर्नमेंट थी उनको आइन और कानून में जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का तरीकाकार है उसके तहत इनको तब्दील किया गया। अब कुछ हल्के अगर ये समझते हैं कि ये तरीकाकार ठीक नहीं था और वो आप इलेक्शन में चले जाएं और एक फ्रेश मैंडेट लेके, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन किसी के कहने पे गवर्नमेंट को गवर्नमेंट नहीं छोड़नी चाहिए, और वो कोई प्रेशर किसी साइड से भी आए जो कि आ रहा है और हुकूमत उस प्रेशर को फील भी कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का कहीं ना कहीं आके एंड गेम होनी चाहिए कि आप पॉलिटिक्स में जुडिशरी हो या हमारे जो रियासत के इदारे हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं आके खत्म होनी चाहिए। अगर आप ये काम करते रहे और करते आ रहे हैं तो उसका नतीजा ये निकला है कि आप देख लीजिए कि इस वक्त हमारे मुल्क को सर्वाइवल का इशू है। अगर आपको 2, 4, 5 दिन में IMF अपना पैकेज रिन्यू नहीं करती, लेकिन अब बेग साहब, ये जो इकोनॉमिक कंडीशन जो हालत ज़ारा बता रहे हैं, मेरा ख्याल है दिस इज क्वाइट कनेक्टेड विद पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। अगर मुल्क में इतनी सियासी गैर यकीनियत होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो नहीं आ सकती है। जब आप कुछ हलकों की बात कर रहे हैं तो कुछ हलकों से मुराद आपकी मुक्तदिर हलके हैं? क्या मुक्तदिर हलके प्रेशराइज कर रहे हैं इस वक्त गवर्नमेंट को कि आप फ्रेश मैंडेट की तरफ जाएं? और अगर ऐसा है
तो फिर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसके बाद रिजीम चेंज और फिर इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का एक बयानिया खान साहब ने बनाया और उसके बाद अब ये सब, तो क्या ये प्लान्ड है? फिर क्या फिर ये भी जो कयासराइयां हो रही है कि खान साहब को फिर 2/3 मेजोरिटी देने का प्लान है, क्या ऐसी बात भी है? देखिए, मेरा ख्याल में पहले भी इन्होंने बहुत सारे लोगों को मेजोरिटी दी और पावर में लाए। ये एक्सपेरिमेंट करते यहाँ तक पहुंच चुके हुए हैं कि जहाँ पे कंट्री के सर्वाइवल का इशू बनता जा रहा है। कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले कहा है कि आपको स्टॉप लगाना पड़ेगा। लेट द पॉलिटिकल पीपल कंटिन्यू विद देयर पॉलिटिक्स एंड रन द कंट्री। अगर आपको इतना शौक है, आपको अपने एक्सपेरिमेंट का इतना शौक है, तो फिर आप खुद आ जाइए पावर में, फिर आप कंट्री चला लीजिए। इस एक्सपेरिमेंट के नतीजों में हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, तो बिल्कुल मेरा इशारा भी वही है। वही लोग प्रेशराइज कर रहे हैं। जहाँ तक वो आप ये समझते हैं कि ये जो खान साहब ने 3.5 साल इस मुल्क का गट्ठा बिठा दिया इकोनॉमी का, कोई बेग साहब मुख्तदिर हल्के कह ले आप, पावर कॉरिडोर्स, पावर ब्रोकर्स, एस्टैब्लिशमेंट, या फिर सादा अल्फाज में पाक फौज ही कह लें, तो तर्जुमाने पाक फौज तो बार बार ये कह चुके हैं कि भाई हमें सियासत में ना घसीटा जाए। और फिर न्यूट्रल के लफ्ज़ का बहुत मजाक उड़ाया गया जब वो ये कहते हैं कि न्यूट्रल, तो खान साहब ने क्या कहा वो भी आपके सामने है, तो वो तो कहते हैं कि भाई हम न्यूट्रल हैं। देखिए, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। DGISPR ने जो बयान दिया, और इन्वॉल्वमेंट एक अलहदा सी चीज़ है। जब आप इन्फोर्स करें अपने डिसीजंस को, और अगर कोई पॉलिटिशियन ना चाहे तो फिर आप दूसरे तरीकों से प्रेशराइज करते हैं। सो मोटो भी आ जाते हैं, कोर्ट की डेट भी लग जाती है, केसेस भी खुलने शुरू हो जाते हैं, नैब भी हरकत में आ जाती है। तो ये चीज़ें खुदारा बंद करें। हमें इस वक्त अपने मुल्क के सर्वाइवल को सोचना है। इतने ज़्यादा लोग हैं जो इतने तंग हैं, बेरोजगारी है। तो बेग साहब देखें, फिर जैसे मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि पावर टॉक्स टू पावर, या मज़ाहमत होगी तो मफामत होगी, तो इसका मतलब ये है कि खान साहब के बयानिए का जादू सर चढ़कर बोल रहा है, वो क्राउड पुल कर रहे हैं, बड़े बड़े अवामी इज्तिमात कर रहे हैं, और जो इदारे हैं वो प्रेशर सेंस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, फिर ये समझा जाए? बिल्कुल ऐसे ही है जी, वो प्रेशर ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ बड़े जलसों से ज़रूरी नहीं होता कि आप इलेक्शन भी जीत जाए। इज्तिमात तो आपने हिस्ट्री में देखा होगा, जमात इस्लामी भी बहुत बड़े बड़े करती है, मौलाना साहब भी बहुत बड़े बड़े करते हैं, और रिलीजियस पार्टीज भी बहुत बड़े बड़े करती हैं। ये कोई क्राइटेरिया नहीं। एक्चुअली खान साहब से गवर्नेंस हुई नहीं, और वो इस वक्त जो भी तनकीद हमारे रियासत के इदारों पे कर रहे हैं, या फौज पे कर रहे हैं, या अदलिया पे कर रहे हैं, वो इनको अंडरमाइन और अंडर प्रेशर लाना चाहते हैं, और वो आ रहे हैं। क्योंकि हर शख्स का इस पाकिस्तान में कोई ना कोई हैंडीकैप है जिससे वो अंडर प्रेशर आता है। तो मैं समझता हूँ कि आप, अगर ये गवर्नमेंट जो सिटिंग गवर्नमेंट है, अगर आप इसको चलने दें, आपका फोकस होना चाहिए इकोनॉमी पे, हमारी मईशत पे, जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। अगर तो इलेक्शन से आपका खजाना भर जाएगा तो जरूर करवा लीजिए, और अगर आप ये गारंटी दे दें कि इलेक्शन के बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी तो जरूर करवाइए। क्योंकि अगर खान साहब इलेक्शन 2/3 मेजॉरिटी नहीं जीतते तो वो फिर सड़कों पे होगा। और जैसा आपने खुद कहा, और मैं ये पिछले 3 साल से कह रहा हूँ कि इस मुल्क में जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, आपकी मईशत नहीं चल सकती। तो फिर बेग साहब, इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मखलूत हुकूमत क्या सोच रही है? क्या जैसे मरियम नवाज साहिबा ने कल के जलसे के अंदर भी आवाम से कहा कि आप बताइए हमें 2/3 मेजॉरिटी देंगे, हमें तो ये टोकरा नहीं उठाना चाहिए, ये अजाब अपने गले नहीं लेना चाहिए, इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, तो क्या हुकूमत सोच रही है कि असम्बलियाँ डिसॉल्व करके इलेक्शंस ही वाहिद हल है? देखिए, अगर तो उनको चलने नहीं, जैसा कि अभी उनको चलने नहीं दिया जा रहा, तो ऐसी कंडीशंस में तो मेरा ख्याल में वो हुकूमत छोड़ देंगे। लेकिन मेरा एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस वक्त जो हुकूमत है उनको हुकूमत नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि देखिए, 2 चीज़ें साबित होंगी। जो इलेक्शन है वो मजीद इस ऐसी एनवायरनमेंट में वो एक मजीद खराबी का बायस होगा। और जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स होती हैं उनके पास इतना मैंडेट नहीं होता कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला सकें। कुछ हल्कों का ये ख्याल है कि जब इसी केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, हम उनको फॉरेन एड्स और मुख्तलिफ मुल्कों से लोन ले देंगे। देखिए, जो पॉलिसी बनती है वो
पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सोच समझकर पब्लिक इंटरेस्ट में पॉलिसीज बनाते हैं। ये जो टेक्नोक्रेट्स हैं, ये खान साहब ने भी ये गलती की, उन्होंने टेक्नोक्रेट्स लाए, उन्होंने पब्लिक के फेवर में कोई डिसीजन नहीं लिया। आपने देखा प्राइस हाइक कितनी हुई, कितनी लोगों की जॉब्स गई, और जो भी टेक्नोक्रेट्स ने किया वो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ किया। तो अभी अगर आप केयर टेकर ले आते हैं और उनसे कोई फैसले ऐसे कराते हैं तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होगा। पब्लिक इस वक्त एक एज पे खड़ी है। बिल्कुल, टुवर्ड्स द वेरी एंड मोहसिन बेग साहब ये फरमाइएगा, मतलब आप भी लंदन गए, आपकी मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, ये कहा गया कि राब्ते हुए हैं, मामला सेट हो गए हैं, मियां साहब वापसी की तैयारी कर रहे हैं, वो सब, तो वो ये सब धरा का धरा रह गया। मतलब ऐसा कोई मामला नहीं है कि किसी जगह पर मुख्तदिर हलकों के साथ कोई सेटिंग हुई हो, कोई बातचीत हुई हो, वापसी की राह हमवार हुई हो, ये सब कयास आराइयाँ थी, ये रूमर्स थी और ये खुलकर सामने आ रही है खबर। देखिए सर, मेरे ख्याल में राब्ते जो है उसमें डिमांड सिर्फ यही है कि आप इलेक्शन करवाएं, और वो इलेक्शन सिटिंग गवर्नमेंट को और जो इनके साथ इत्तेहादी हैं 11 पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सूट नहीं करता कि किसी और की पिच पर खेल कर इलेक्शन करवाए जाए। मैं ना इलेक्शन कमीशन तैयार है, ना पॉलिटिकल पार्टीज तैयार है, सवाए एक पॉलिटिकल पार्टी के जिसको हमारी हिस्ट्री में पहली बार वोट आउट करके असेंबली से निकल। मोहसिन बेग साहब सीनियर सहाफी तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। अब एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेनी है। हुकूमत सोच क्या रही है इस वक्त, हुकूमत से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा वफाकी वजीर राना तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो महफूज करदा फैसला सुनाया गया है, आप यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऐसा ही फैसला आएगा? नहीं देखिए, मैं समझता हूँ उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जिस तरह फैसला हुआ है वो तो इस तरह तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनको डायरेक्शन नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी कि फलां को आप जाके वोट दें। परवेज लाई तो उनकी पार्टी का बंदा नहीं था, फिर वो सारे तो वॉकआउट कर गए थे, उन्होंने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो मेरा तो स्टिल नीड्स के मतलब इसमें कोई सुपीरियर कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो इसको देखे और वो फैसला करे, जो उनका फैसला होगा वो ठीक होगा। अभी तो इलेक्शन कमीशन ने किया है, और मे भी ये प्रेशर जो टैक्टिक्स हैं ये मुझे नहीं समझ आ रही कि जब बहुत ज़्यादा पुकार शुरू कर देता पीटीआई वाले तो शायद अदारे थोड़े से डिफेंसिव हो जाते हैं और फिर वो फैसला नहीं कर पाते। अच्छा, ये तो वैसे आपका ही बताया हुआ प्रिंसिपल था ना राना साहब के पावर टॉक्स टू पावर। मैं इस तरफ आता हूं, लेकिन एज फार एज दिस डिसीजन इज कंसर्न्ड, इस पे आपके वकला की जानिब से जिरा हुई है कि देखिए पार्लिमानी डायरेक्शन कोई नहीं थी, तो इस पर काफी कंटेस्ट करने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना फैसला सुनाया है, यानी इस दलील को वो खातिर में नहीं लाए। तो आप ये कह रहे हैं कि आप अपर फोरम में जाएंगे और तब तक हमजा शहबाज साहब मुस्ताफी हो जाएंगे, या मुस्ताफी होना चाहिए उन्हें बिकॉज ही हैज लॉस्ट द मेजॉरिटी? 3 महीनों में उन्होंने करना है डिसाइड, सुप्रीम कोर्ट में है टाइम। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि वो जो आप कहते हैं दलील उन्होंने मानी नहीं, यही तो आप कह रहे हैं, दलील माननी चाहिए थी, लेकिन शायद वो इस वक्त हालात बने हुए हैं। कभी वो कहते हैं अदालतें 12 बजे खोल जाती हैं तो फिर अदालत अगले दिन को अजीब सा फैसला उनके हक में कर देती है। मैं समझता हूँ इस तरह तो जो इंसाफ का निज़ाम है उस पर कोई तरह क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि चीजें तो वो होनी चाहिए जो फैक्ट के मुताबिक हो। राना साहब, हाउ इंटरेस्टिंग इट इज सर, हाउ इंटरेस्टिंग। मेरे लिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती थी कि इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बी टीम बने हुए मुस्लिम लीग नून के, और उनके खिलाफ रेफरेंस लाने का इंदिया दे दिया था कि रेफरेंस लाने का इरादा रखते हैं। आज नून लीग ये कह रही है कि ये दबाव में फैसला हुआ है, वो प्रेशराइज है, दे आर फीलिंग हीट। लेकिन हम तो नहीं कहते कि हम कोई रेफरेंस लाएंगे या उनकी बी टीम है। हम समझते हैं कि ज़हनी जो दबाव जो एक माहौल बना देते हैं ये लोग, यही कह के ये बी टीम है, आपने खुद ही बात कर दी है कि ये नून लीग की बी टीम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो हम तो नहीं समझते कि कोई ऐसी बात है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े अपराइट हैं, लेकिन अगर माहौल आप इस तरह का मुल्क में बना दें जो बनाया हुआ है पिछले 2-3 माह से, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह तो अदारे जो जिनको अपना माइंड उस तरह अप्लाई करना चाहिए वो शायद नहीं कर पाते।
मेरा अपनी एक है। तो इसका मतलब है राणा साहब, इस वक्त आपकी हुकूमत को इदारों की ड्यू सपोर्ट, मैं ड्यू सपोर्ट कह रहा हूँ, वन ड्यू सपोर्ट नहीं कह रहा, कि वो जो हिमायत हासिल होनी चाहिए वो हिमायत हासिल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त बिल्कुल इधर उधर की चीजें चल रही हैं जो नामुनासिब है। मुल्क है, उसके निज़ाम को चलना चाहिए और इदारों को खड़ा होना चाहिए, प्रेशर में नहीं आना चाहिए। ये तो बड़ा अलार्मिंग है आपके लिए, क्योंकि आपके लिए तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। वन ऑफ द प्रोमिनेंट चैलेंजेस योर इकोनॉमी सर, और अगर वो ड्यू सपोर्ट भी नहीं है जैसे आप फरमा रहे हैं, तो फिर आपकी हुकूमत चल सकेगी या आपको हुकूमत में मजीद रहना चाहिए? मैं समझता हूँ कि ये आप बात दुरुस्त कर रहे हैं। जिस तरह चलना चाहिए चीज़ों को, और गवर्नमेंट को, सिटिंग को, उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, एक टाइम है, उसके मुताबिक वो अपने फैसले करें, चाहे टफ फैसले हों। लेकिन अगर इस तरह ना माहौल बनेगा तो फिर मेरा शायद मामला शेड्यूल दिया है। तो राणा साहब, हैव यू डिसाइडेड टू क्विट? जी, आपने क्विट करने का सोच लिया है? नहीं, ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर इस तरह तो हम नहीं देख सकते जिस तरह चीजें आगे की तरफ जा रही हैं। अच्छा, मुझे मेरा बड़ा सादा सा सवाल है राणा साहब, एंड आई नो कि आप ही इसका जवाब दे सकते हैं। अब आपके साथ कोई वादा खिलाफी तो नहीं हुई? आपको कि ये जो आप बात कर रहे हैं, ना किसी के साथ हमने कोई वादा किया है, ना किसी ने हमारे साथ वादा किया है। हमने तो कहीं नहीं रास्ता अख्तियार किया। अगर कोई वादे भी होते तो इतनी हमें जो मेहनत हमने की है, और जो लोग इनसे नाराज थे, इनकी पॉलिसी से, MNA या इनके लाइज नाराज थे। कुछ लाइज आपको पता, जीत उनके साथ बैठी हुई है, बहुत सारे लाइज उनके उधर रह भी गए हैं। कोई क्यों लीग आज उधर हो गई, कोई 2 बंदे हमारे साथ आ गए। ये इन बातों पे ना आप इस तरह का असर दें। हमने कहीं नहीं रास्ता अख्तियार किया है और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन राणा साहब, आज आपके ऊपर इलेक्शंस कराने का प्रेशर तो है ना? नहीं, वो अगर इलेक्शन हमने 3.5 साल नहीं रखा कि 2018 का इलेक्शन किस तरह था, एक बकवास इलेक्शन था, वो एक धांधली ज़्यादा इलेक्शन था, वो तो एक अजीबो गरीब इलेक्शन मैंने देखा है। होती होगी मैनिपुलेशन, लेकिन इस तरह तो कभी नहीं हुआ जिस तरह 2018 का इलेक्शन था। हमने कहा कि भाई इसको री इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन हम सिस्टम का हिस्सा बने रहे और उसको आगे चलाते रहे और साथ अपना मुतालबा करते रहे। अब जो मुल्क में हो रहा है, ये तो मैं समझता हूँ बड़ी मतलब एक ऐसी ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया कि नेवर एंडिंग वाली बात है। ये तो कल को कोई भी काम कर देगा कि जी जैसे कर दिए और शुरू कर दिया कि हम नहीं मानते। चले लास्टली राणा साहब ये फरमाइएगा, देखिए अभी जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है उसकी बहुत बड़ी वजह पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये बहुत बड़ी वजह है। तो आपको फैसला करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप इंतजार करते रहे, कोई फैसला ना आए, कंफ्यूजन मजीद बढ़ेगी। तो कब तक फैसला मुतवक्के है, या शहबाज शरीफ साहब कौम से कब तक खिताब करने जा रहे हैं? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं कि जो इस वक्त माशी हालात हैं, इकोनॉमिक कंडीशन हैं मुल्क की, वो 100% बिकॉज ऑफ ये जो PTI के पीछे गवर्नेंस रही है, पॉलिसीज रही है, बिकॉज उनकी वजह से बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। आपका क्या ख्याल है 4 हफ्तों में जब आके हम तो कुछ पॉलिसीज ही नहीं बना सकते? मरियम नवाज साहिबा तो ये कह रही है कि 2-3 साल में भी नहीं कर सकेंगे। बात कर रहे हैं, लेकिन उनका किया दरा जो है उसको साफ करने के लिए 3.5-4 साल जिन्होंने गंद किया है माशी तौर पे, उसको निकालने के लिए कम से कम 1.5 साल तो चले नहीं। वरना जो मुल्की मफाद होगा, जो अवाम को के लिए बेहतर होगा, अवामी मफाद में होगा, हम नहीं चाहते अवाम पे कोई बोझ डाला जाए। नहीं, लेकिन आपको फैसला लेना है राणा साहब, ये फैसला कब तक करेंगे? जी, आपको फैसला लेना है ना, इंडिसाइसिव तो नहीं रहा जा सकता। फैसला, हतमी फैसला कब तक सामने आने का इम्कान है? और फिर मैंने पूछा है कि शहबाज शरीफ साहब कौम से कब खिताब करने जा रहे हैं, क्योंकि कौम इस वक्त परेशान है, उनको एतमाद में लेना चाहिए आपको। नहीं, बिल्कुल, आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि वो कौम को दिमाग में लेंगे और जो हालात हैं उसका बताएंगे कौम को पता भी है, लेकिन बताएंगे कि सिचुएशन असल है क्या। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा राना तनवीर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे और अपनी गुफ्तगू से काफ़ी अफसरदा दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमत के पास वो पॉलिटिकल स्पेस मौजूद नहीं है कि खुलकर हुकूमत की जा सके। आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मखलूत हुकूमत क्या डिसीजन लेती है कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व करनी है या फिर ये टर्म पूरी करनी है, अभी हुकूमत पर मुनहसर है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अब तक रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।